नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर शवाब पर है। एक दूसरे पर आरोप लगाना, फिर उसका जवाब देना, एक दूसरे को घेरने की कोशिश करना, इस कोशिशों में कभी कभी खुद घिर जाना, कभी कभी किसी को महिमा मंडित कर देना, रोज का क्रम जारी है। वहीं पार्टियों के अंदर भी कई तरह के सवाल हैं। अंदर खानों में सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है, इस पर भी बहुत सी चर्चा है। कहीं नेता आपस में लड़ रहे हैं, कहीं पक्ष विपक्ष के नेता आपस में, उनके बीच में तनातनी है, संघर्ष है, और इन सब के बीच बयानों का दौर जारी है। और सबके साथ मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, ये एक सवाल लगातार उठता रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 दिन पहले यह दावा किया था कि इसी हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सबको इंतजार है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि विस्तार किया तो सरकार संकट में फंसेगी, इसलिए विस्तार नहीं होगा। चलिए, आज मुख्यमंत्री ने एक धार्मिक यात्रा भी की, कल आज एक दर्शन भी किए, और इन सब के बीच कई सवाल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आज बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चीन से चंदा दिलवाया है। कांग्रेस पार्टी मतलब राजीव गांधी की जो फाउंडेशन है, उसको चंदा दिलाया है। और वो पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरते रहे हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हीं के पाले में है, उन्हीं की जगह वो सांसद भी बन चुके हैं, लेकिन अब इस बार निशाने पर कमलनाथ है। तो चलिए, 24 सीटों पर चुनाव होंगे और ज़्यादातर ग्वालियर चंबल के हैं, और प्रभात झा फिर उसी अंदाज में इस बार हमलावर कमलनाथ। तो यही हमारा आज का विशेष वार पलटवार चर्चा में विस्तार। इस विषय पर हम चर्चा करें इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर माथापच्ची, लगातार टल रहा मंत्रिमंडल का विस्तार। 5 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभाल रहे हैं प्रदेश। क्यों हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार में देरी, एक बड़ा सवाल। आखिर क्यों हो रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी? कांग्रेस सहित प्रदेश के कई नेता ये सवाल उठाते रहे हैं। जनता पार्टी ने जनादेश का अपमान कर सरकार तो मध्य प्रदेश में बना ली, लेकिन शिवराज जी अब मंत्रिमंडल बनाने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो आपसी मनमुटाव है, जो आपसी गुटबाजी है, उस वजह से ये जो मंत्रिमंडल की जो तारीख है ये टलती जा रही है। और अब स्थिति ये हो गई है कि तारीख पर तारीख भारतीय जनता पार्टी कि शिवराज सिंह जी की तरफ से हमेशा तारीख आ रही है। अभी भी कहा गया था कि शुक्रवार शनिवार तक मंत्रिमंडल बन जाएगा, किंतु अभी उसकी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया जल्द प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। खबर थी शाम को मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और फिर केंद्रीय नेतृत्व से बात कर नामों को हरी झंडी दे दी जाएगी। लेकिन शाम होते होते मीडिया में खबर आई सीएम का दिल्ली दौरा रद्द हो गया है। और उसी शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के निवास पर पहुंचे और फिर बीजेपी कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। ये दोनों ही बैठकें मंत्रिमंडल विस्तार पर नामों को लेकर मानी जा रही हैं। निश्चित रूप से ये अपने आप में मामला बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, और इस मामले में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारा प्रदेश नेतृत्व बहुत गंभीर है कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि राज्यपाल जी की अस्वस्थता रही और उसके बाद एक कोरोना का काल भी लगातार चलता रहा, इन सबको देखते हुए मामला टलता गया। अब हमारा प्रयास है कि जल्दी ही राष्ट्रीय नेतृत्व को संज्ञान में लेकर उनसे चर्चा करके और उनसे मार्गदर्शन लेके इस मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। और हमें लगता है उसके बाद तुरंत ही जो है मंत्रिमंडल के बाद विभागों का बंटवारा भी जल्दी होगा, और उसके बाद आने वाली रचना जो है 24 उपचुनाव से लेकर सरकार को और अच्छा करने की सारी आपको दिखाई देगी।
सीएम शिवराज का दिल्ली दौरा रद्द होना और फिर मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने की अटकलों के बीच गुरुवार शाम शिवराज सिंह चौहान पूरे परिवार के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन करने हैदराबाद के लिए रवाना हुए। सीएम बालाजी के दर्शन करने के बाद दिल्ली जाएंगे और हाई कमान से मुलाकात कर नामों पर चर्चा होगी। आखिर मंत्रिमंडल विस्तार क्यों फंस रहा है, जरा इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। जाति, क्षेत्र और सामाजिक संतुलन के साथ सीनियर विधायकों को मिले तवज्जो। कुछ सीनियर विधायक पिछली सरकार में मंत्री नहीं बन पाए थे। मौजूदा 5 मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल इतना बड़ा हो कि 4 से 5 स्थान रिक्त रहे। अब 24 से 25 लोगों को ही शिवराज की टीम में जगह मिल सकती है। सिंधिया समर्थकों में से किन किन को बनाए मंत्री, ये भी एक बड़ा सवाल। मंत्रिमंडल में बीजेपी के कितने विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए? विंध्य, बुंदेलखंड और भोपाल संभाग से पार्टी पर दबाव है। ऐसे में कुछ पुराने चेहरे ड्रॉप हो सकते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव को लेकर रहेगा प्रेशर। मध्य प्रदेश में विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से कैबिनेट में अधिकतम 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिवराज के मंत्रिमंडल विस्तार में 22 मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने की चर्चा है। इसमें 11 के करीब सिंधिया समर्थक हो सकते हैं। भाजपा में नेताओं में इसी बात को लेकर नाराजगी है। सिंधिया समर्थकों की खातिर उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है। कई दावेदार अपनी आपत्ति केंद्रीय नेताओं के सामने दर्ज करा चुके हैं। उपचुनाव में सिंधिया समर्थक सभी 22 विधायकों को टिकट देने का वादा भाजपा ने किया है, लेकिन इसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। कई सीटों पर पार्टी को अपने पुराने नेताओं के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। कुछ विधानसभा सीटों पर सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक की जीत पर संदेह की बातें भी हैं। अब ऐसे में देखना होगा उपचुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी कुछ ऐसा करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। देश की सियासत हो या प्रदेश की, इस समय गर्म है। चीन के मामले में पूरे देश में चर्चा है, मध्य प्रदेश में भी चर्चा है, और वहीं मंत्रिमंडल विस्तार, प्रदेश में एक ही दलों के नेताओं में आपसी खींचतान, ये भी जमकर चर्चा में है। यदि आज की बात करें तो दमोह में भी सरकार को समर्थन दे रही रामबाई और पूर्व कैबिनेट मंत्री जयंत मलैया के पुत्र के बीच में भी तनातनी की खबरें। ये खबरें ये भी है, जो रिपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं ये संकेत देती है कि जो विधायक इस्तीफा देकर एक बार फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, उनको लेकर जनता में मिलीजुली प्रतिक्रिया है और जनता कहीं ना कहीं उनसे सवाल भी पूछ रही है। इन सवाल जवाब के बीच पार्टी की जो रिपोर्ट्स हैं, दोनों पार्टियां अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करा रही हैं और उनकी कोशिश है कि इस चुनाव में दोनों पार्टियां अच्छा प्रदर्शन करें। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ख़ासतौर से बहुजन समाज पार्टी ने तो कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेगी। तो इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप पूरी शबाब पर है। जीतू पटवारी का एक ट्वीट, महिला विरोधी ट्वीट कहा गया, उस पर मुख्यमंत्री ने सीधे हमला किया और ये चर्चाएं रोज़ होती हैं। और मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इसकी अटकलें अब फिर तेज़ हैं कि 29 या 30 तारीख को मंत्रिमंडल बनेगा और ये तारीखें कई बार आ चुकी हैं। तो तारीख पर भी बहुत ज़ोर है, बहुत चर्चा है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इसी हफ्ते हो जाएगा। तो चलिए हम अपने मेहमानों से आपकी चर्चा का परिचय कराते हैं और फिर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता हैं, जो कांग्रेस के विचार विभाग के अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के, और साथ ही दिव्यराज सिंह हैं जो विधायक हैं और युवा चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता, ये अब फिर इल्ज़ाम है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लिया गया है और कमलनाथ ने दिलाया है। इस तरह के इल्ज़ाम आए दिन लग रहे हैं, कई तरह की चीज़ें हैं। पीछे ये भी इल्ज़ाम था कि
ठेके लिए गए हैं, कुछ ऐसा काम लिया गया है और लगातार आरोप और प्रत्यारोप जारी हैं। और इसके साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार की भी अटकलें। क्या कहेंगे आप? ये बेबुनियाद हैं, क्योंकि ये इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि सीमा पर जो हमारे सैनिक मारे गए हैं वो क्यों मारे गए हैं, जब देश के अंदर ना कोई चीन घुसा है ना हम घुसे हैं, फिर हमारे सैनिक कैसे मारे गए, इसका जवाब इस सरकार के पास नहीं है और मुंह छुपाने की जगह नहीं है, इसलिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2016 में स्वयं जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चीन गए थे और चीन में इन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इनकी बैठकें हुई थी और सेटिंग हुई थी। तो ये उसके बारे में खुलासा करें कि इन्होंने चीन में क्या किया था। मैं इनका ट्वीट अभी से आज जारी कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने ये स्वीकारा है कि कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और हम जो है समाज सेवा के क्षेत्र में एक से काम कर रहे हैं और हम दोनों पार्टियां एक सी हैं। ये किस बात का संकेत दे रहे थे शिवराज सिंह जी, इसका खुलासा करें। और ये जो है किस लिए वहां पर बार बार चक्कर लगा रहे थे राम माधव जी, इस बात का खुलासा करें। क्या उनकी बातें हुई वहां पर, और डोकलाम समझौते पर उन्होंने जो 2012 से लेके 19 तक जो बयानबाजी की है राम माधव जी, उसकी सफाई दें। ये जो है देश की में जब फंस जाते हैं तो ये इस तरह की जो है बिलो द बेल्ट हरकतें करते हैं। क्या आरएसएस के पास विदेशों से चंदा नहीं आता? क्या जो है दूसरी जो है भारतीय जनता पार्टी की संस्थाओं के पास चंदा नहीं आता? क्या इन्होंने जो है टेरर फंडिंग में जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है उनसे इन्हें चंदा नहीं आया है? ये बहुत सारी चीजें हैं जो देश के पब्लिक डोमेन में है। उसके जवाब जो है ये अभी तो इस बात का जवाब दीजिए आप कि चीन में जो कुछ हुआ है क्यों हुआ है, हमारे सैनिक क्यों मारे गए, और आप हमारी सरकार का उस पर क्या स्टैंड रहा है। आप 4 बयान देते, चारों बयान एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। जो बात आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपको जो बात जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को, वो जो है कोई और मंत्री जवाब देता है। रक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए तो जो है बिजली मंत्री जवाब देने लगता है। ये जो देश के अंदर हो रहा है इसकी असलियत तो आप सामने लाइए, और ये असलियत चूंकि वो सामने नहीं रख पा रहे हैं, आप मुंह छुपा रहे हैं, तो मुंह छुपाने के लिए लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे देवराज? पहले भी कई नेता दौरा कर चुके हैं और दौरा तो करते हैं, प्रधानमंत्री ने भी किया, मुख्यमंत्री ने भी किया, उससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी दौरा किया। मैं सरकार के साथ थोड़ा सा भूपेंद्र गुप्ता उनसे सवाल पूछ लूं, आपने जो कुछ कहा है जी, और जो मेरे सवाल पूछ लूं उनसे। और मुख्यमंत्री ने आकर ट्वीट किया, जिस तरह का दावा कर रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री ने आकर ट्वीट किया था। वो गए थे, जब वो लौट कर आए थे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी शामिल था इत्तेफाक से, और उन्होंने बताया था कि वहाँ जिस तरह का चीन में काम हो रहा है, भारत चीन की तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन चीन में बहुत ऐसे काम हो रहे हैं जिसको जो एक मॉडल बन सकता है, जिसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। अब चीन जो है इस समय सबसे बड़े दुश्मन की तरह है, लेकिन चीन पर हम बहुत मौन हैं, चीन पर हम बहुत बात नहीं कर रहे हैं। एक इल्ज़ाम ज़रूर प्रभात झा ने लगाए हैं ढेर सारे। अब उन इल्ज़ामों के साथ साथ चर्चा हर नेता से हर तरफ है। चंदा लेने पर भी जो चर्चा कर रहे हैं उस पर भी क्या कहेंगे आप? चंदा लिया है जिनकी बीफ की फैक्ट्रियां हैं। भूपेंद्र गुप्ता, मुझे उनसे पूछ लेने दीजिए, जी बताइए देवराज। नहीं, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि सवाल एग्जैक्टली है क्या, कि चीन का फंड के बारे में हम कि चीन पे जो गतिविधियां चल रही हैं उस पे हम में से जवाब मांग रहे हैं। चल, आज जो आरोप लगा राजीव गांधी फाउंडेशन में जिस तरह से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चंदा दिलवाया था, ये है। वहीं पलटवार कांग्रेस का ये है कि शिवराज सिंह वहाँ उन्होंने दौरा किया था, उन्होंने कहा कि हमें बहुत समानता है। ये आरोप प्रत्यारोप जो इस तरह की चीज़ों पर चल रहे हैं, चीन के मामले में भी और प्रदेश में भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। जीतू पटवारी से लेकर न जाने क्या क्या किन किन चीज़ों पर बातचीत आपस में हो रही है, और वहीं पार्टी के अंदर भी सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं, ना आपके यहाँ ना विपक्ष में। दोनों जगह स्थितियाँ ये हैं कि कहीं ना कहीं असंतोष है, और ये असंतोष कई बार सतह पर दिखता भी है। जो प्रश्न है वो कई सारे जुड़ गए हैं आपस में। जुड़ गए बिल्कुल बिल्कुल। तो
पहली बात तो जो राजीव गांधी फाउंडेशन पे जो सवाल हमारी पार्टी ने उठाया था जी, वो इस मुद्दे पे था कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन के साथ ट्रेड को लेकर के मेरे ख्याल से उसमें एक सेमिनार और उसपे बौद्धिक रखने के लिए शायद पैसे दिए गए थे जी, और वो ट्रेड शुरू करने के लिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए उस पर ज्यादा निर्धारित था जी, और ये कांग्रेस काल में ये राजीव गांधी फाउंडेशन को शायद पैसे दिए गए थे और उसी के बाद से कांग्रेस काल से जब से चाहे वो मनमोहन जी की सरकार हो, चाहे वो राजीव गांधी जी की सरकार हो, चाहे जो भी कांग्रेस की सरकारें रही, निरंतर चाइना के साथ ट्रेड काफी ज्यादा तेजी से बढ़ाया गया और हम पूरा देश जानता है, पूरा विश्व में ये जानकारी है कि चाइना का और भारत का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जितना हम माल वहां से लेते हैं वहां उतना माल हमारा यहाँ से वहां नहीं जाता है। तो ये बहुत बड़ा सोच का विषय है कि इसको हम कैसे घटाएं और चाइना के ऊपर हमारी निर्भरता हम कैसे कम करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से निरंतर उन्होंने एक मंत्र हमारे देशवासियों को दिया है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनना है और ये केवल अभी लॉकडाउन के बाद से शुरू नहीं हुआ है। ये आपके जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने पहला टर्म अपना ज्वाइन किया था तो वहां से ही मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा उन्होंने कैंपेन शुरू किया था, जो कि धीरे धीरे निरंतर, देखिए एक जब किसी राज्यों के साथ हमारे ट्रेड होते हैं तो कई सालों से पुराने ट्रेड होते हैं और उनको कहीं ना कहीं हमको सुधारने के लिए समय लगता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रयास को बहुत अच्छी से बखूबी से एक शुरुआत करी थी और हमारे देश में अपने नौजवानों के माध्यम से हम लोग कैसे चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ हम कम्पीट कर सके। आज हमारे देश को बहुत गर्व होना चाहिए कि आज हमारा देश लगभग सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है मोबाइल फोन का। हम आज चाइना को कंपटीशन देने लगे हैं। आईफोन जो कि चाइना में बनता था उसने अभी ऐलान कर दिया है कि वो हिंदुस्तान में भी अपना आईफोन बनाएगा। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्रयास प्रधानमंत्री जी का रहा है कि वो चाइना में जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते थे वो अब धीरे धीरे हिंदुस्तान में बनने शुरू हो गए हैं। देखिए अब अगर हम बात करें कि हमको चीन के साथ ये जो अटैक हुआ ये इसमें हमारा क्या जवाब होना चाहिए। पहली बात तो मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस दिन से ये अटैक हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसमें बहुत कड़े निर्देश दिए हैं कि चाइना की इस प्रकार की जो हरकत है वो हिंदुस्तान इसको नहीं। देवराज मैं बहुत आप आगे चले गए। मेरा सवाल मुख्यमंत्री कमलनाथ पर इल्ज़ाम लगाने से रिलेटेड है और भूपेंद्र गुप्ता जो बहुत कुछ कह रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी का काम करने का तरीका है कि जिस तरह से वो इल्ज़ाम लगा रहे थे और उसके अलावा वो कह रहे हैं वो सारे ट्वीट आज वो जारी करेंगे। इसके अलावा लगातार जो बीजेपी के नेता जाते रहे हैं, उन्होंने राम माधव पर भी सवाल खड़े किए हैं, जो बीजेपी के नेता वहां जाते रहे हैं। आप कांग्रेस पर तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं लेकिन जो जाते रहे, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो बीफ कंपनियां उनसे भी आपने चंदा लिया। उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि वो कंपनियां जिन पर वो जो संगठन जिन पर आतंकवाद का आरोप भी है, जिन लोगों पर, उनसे भी चंदा लिया है और आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए जहां तक माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब चाइना गए थे तो उन्होंने अपने जो हिंदुस्तान में जो निवेश करने के लिए वो वहां पर गए थे, निवेश को लेकर के वो वहां पर गए थे और ये निरंतर हर राज्य के आपस के बीच में होते रहते हैं। और इसी प्रकार से जैसे जिंगजिंग यहाँ पर हिंदुस्तान आए थे, अहमदाबाद भी गए थे, तो किसी प्रदेश का किसी राज्य का दूसरे राज्य के या प्रदेश के साथ संवाद होना मेरे ख्याल से इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इसको हम किस प्रकार से किस लेवल पर लेकर के जाए, जैसे मैंने कहा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं होना चाहिए। हम जितना काम वहां से ले उतना ही काम हमारा वहां पे जाए, ये बहुत। चलिए मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा। भूपेंद्र गुप्ता आप कुछ कहेंगे इस पे? और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बहुत ढेर सारी चर्चाएं हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा है और विस्तार के बीच इस तरह की चर्चाएं बहुत ढेर सारी आती हैं। कहीं चाइना आता है, कहीं चंदा आता है, कहीं अन्य तरह की चीज़ें आती हैं और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत सी अटकलें होती हैं। कैसे देख रहे हैं आप इन सारी चीज़ों को? भूपेंद्र गुप्ता। तो आपकी आवाज आ नहीं रही है। विस्तार को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं।
चंदा भी कभी कभी बीच में आता है, एक दूसरे पर आप आरोप भी लगाते हैं। मंत्री विस्तार टलता है। अब तो ये कहा जा रहा है कि 29 और 30 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकने की वो स्थिति में नहीं है, इसलिए बार बार किसी न किसी बहाने से जो है मंत्रिमंडल का विस्तार टाला जा रहा है। अभी तीर्थ यात्रा पर चले गए इसलिए मंत्रिमंडल लटक गया है। कल जो है गवर्नर साहब बीमार थे इसलिए मंत्रिमंडल टल गया था। जब मंत्री राजभवन में संक्रमण फैल रहा था तो उसको संक्रमित क्षेत्र घोषित नहीं कर रहे थे। तो अब जो है गवर्नर साहब की बीमारी है इसलिए जो है अब वो नहीं हो पा रहा है। रोज जो है ये परिस्थितियां जो है इस तरह से क्यों निर्माण हो रही हैं और क्यों किया जा रहा है भगवान जाने। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सरपटौल चल रही है, जिस तरह से इनका रास्ता जो है रायता और सिराजा बिखरा हुआ है, उसको समेटना इन पे बन नहीं पा रहा है और उसको समेटने के चक्कर में ये सारी तारीखें पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख आ रही है। तो अभी तो इसमें वक्त लगने की गुंजाइश है, अभी और एक आध तारीख आएगी उसके बाद ही कुछ संभव है। जी भूपेंद्र गुप्ता, आप कह रहे हैं इनके यहाँ सब रायता फैला हुआ है, लेकिन लोग तो आपके शामिल हो गए, पहले आपके विधायक शामिल हो गए, अब विधायकों के साथ और भी बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं और आप तो एक इंतज़ार में हैं कि इनके यहाँ कोई भगदड़ मचे तो आप उनको अपने साथ जोड़ लें। क्या इसी रणनीति पे काम कर रहे हैं या कुछ और भी रणनीति है? अफवाहें जो है और इस तरह की अफवाहें जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते रहते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं चुपचाप और हमारी पूरी तैयारी है। जो लोग जाना थे वो सबको मालूम है कि क्यों गए हैं। 1000 खोखे ढीले हुए तब जाके लोग गए हैं वहां पर। और अगर इसी को लोकतंत्र समझते हैं लोग तो उसको समझें। ये भारतीय जनतंत्र के ऊपर इससे बड़ा हमला क्या हो सकता है कि जो जनता का अधिकार है सरकार को गिराने का और बनाने का, संविधान ने जो एकमात्र ताकत हमारे मतदाता को दी है, उस ताकत को भी आप छीनना चाहते हैं। उस ताकत को भी आप प्रलोभन से, खरीदारी से, पैसे से, जो है गुंडागिर्दी से आप उसको खत्म करना चाहते हैं। तो गरीब के हाथ में, प्रदेश की जनता के हाथ में, देश की जनता के हाथ में कौन सी शक्ति रह जाएगी? उसको जो है आम नागरिक को, आम मतदाता को शक्तिहीन बनाने की कोशिश और जो है लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश। भूपेंद्र गुप्ता, आप कह रहे हैं कोशिश, सारी तरह की चीज़ें, आप मुकाबला कैसे करेंगे, अपने लोगों को एकजुट कैसे करेंगे, यही तो सवाल आप पर बार बार उठता है, गुटबाजी का सवाल, बहुत तरह के सवाल। भूपेंद्र गुप्ता, आपको आवाज आ रही है? चलिए देवराज सिंह, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लेता हूं इस मामले में। मंत्रिमंडल विस्तार आप नहीं कर पाएंगे। आप पहले कभी राजभवन की समस्या, फिर राज्यपाल की बीमारी, फिर आप तीर्थ यात्रा पर चले गए और इन सब चीज़ों में मंत्रिमंडल लगातार टल रहा है। भूपेंद्र गुप्ता, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है भूपेंद्र गुप्ता? जी जी, मेरा सवाल ये था कि आप, ढेर सारी चीज़ों का संकट है, लोकतंत्र का संकट है, इस तरह की समस्या है, बहुत तरह की समस्याओं को आपने गिनाया और लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, सारी तरह की चीज़ें मजबूत करने की दिशा में आप क्या कर रहे हैं? इसलिए कि आपके अंदर खानों में अभी भी बहुत ढेर सारा विचलन है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो बार बार बात ये आ रही है और वही मेरा सवाल है। तो क्या आप कैसे मजबूत करेंगे लोकतंत्र को? अब आपकी आवाज नहीं आ रही। लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में आप कौन सा कदम उठा रहे हैं? आपके अंदर खानों में भी तो बहुत विचलन है। आप कह रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, लेकिन आपने नेता प्रतिपक्ष आपने भी नहीं बनाया, एक ही अध्यक्ष, एक ही मुख्यमंत्री से काम चलाते रहे आप। बहुत ढेर सारी चीजें तो आप भी समय पर नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो है प्रतिपक्ष का नेता का चयन तब होता है जब सामने सदन हो, सत्र आएगा, हम अपने फैसला कर लेंगे। इससे जो है जो, लेकिन सरकार तो जो है अवैधानिक रूप से काम कर रही है। इनका मंत्रिमंडल होना चाहिए कम से कम 12 लोगों का। बजट पास नहीं हुआ है, वोट ऑन अकाउंट नहीं हुआ है, एप्रोप्रिएशन बिल नहीं आया है, ये सरकार। चलिए देवराज सिंह, आप कुछ कहेंगे? अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए ये तो मंत्रिमंडल की बात काफी दिनों से चल रही है। निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्री किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं का निर्णय होता है।
मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत स्पष्ट शब्दों में मेरे ख्याल से बात रख दी है मीडिया के सामने कि जल्द से जल्द ये मंत्रिमंडल का विस्तार वो करेंगे। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में, जैसा कि मीडिया में खबर भी चल रही है कि वो करने वाले हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से आज ये सरकार जो एक ऐसे समय पर आई है कोरोना के काल में, वो काफी हद तक समस्याएं हम लोग को झेलनी पड़ी। उसके कारण कई निर्णय बहुत जल्दी नहीं ले पाए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अब जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई है, बाकी विभागों में भी सारे काम चालू हो गए हैं, वो भी उन विभागों के काम को हैंडल करने के लिए जल्द से जल्द हम एक नई और अच्छी मंत्रिमंडल की टीम मेरे ख्याल से शिवराज जी आपके सामने लेकर के आएंगे। भूपेंद्र गुप्ता कह रहे थे कि संवैधानिक रूप से संकट है, बड़ा संकट है संवैधानिक रूप से। आप 12 लोगों का तो कम से कम मंत्रिमंडल होना ही चाहिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि आपके अंदर खानों में बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं, आप समय पर नहीं बना पा रहे हैं। जैसा उनका नेता प्रतिपक्ष उनका नहीं है, उसका उनके अपने तर्क हैं, आपका भी अपना तर्क हो सकता है। पहली बात तो मैं जी गुप्ता जी से जी मैं इससे असमर्थ हूँ कि वो ये कहते हैं कि हमने सरकार उनकी गिरा दी। ये बहुत बड़ा सरासर झूठ बात है। उनकी सरकार उनके अपने इंटरनल एक्सप्लोजन के कारण उनकी सरकार गिर गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अभी जब से माननीय शिवराज जी की सरकार आई, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगा हुआ है। तो ये ऐसी सिचुएशन थी जब पूरी तरीके से सरकार को फंक्शन करना या नए निर्णय लेना बहुत बनाने में कौन सी अड़चन थी इसमें? मंत्रिमंडल में तो कोई समस्या थी नहीं, और हैंड्स बढ़ जाते और ढेर सारे आपके साथ हो जाते लोग, आपको सहयोग मिलता और बेहतर सरकार चलती। आप जैसे युवा, अनुभवी, होनहार, जिन्होंने देश विदेश सब जगह को समझा, जाना, देखा, पढ़ा, लिखा, सब कुछ है, ऐसे युवाओं का भी इस्तेमाल हो सकता था। आप दूसरी बार के विधायक हैं और ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ढेर सारे लोग, फिर वही लोग जो आपके साथ शामिल हो गए। आप कह रहे हैं कि ठीक है, अब आप कुछ भी कह सकते हैं उसमें, लेकिन ये तो सभी लोग जानते हैं कि वो आपके साथ गए, आपके साथ आपकी सुरक्षा संरक्षा में रहे और फिर आपके साथ हो भी गए। आपने उनसे वादा किया कि आप चुनाव लड़ाएंगे, उन्हें मंत्री भी बनाएंगे, आपने वादे किए हैं सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, इससे इनकार थोड़ी किया जा सकता है। शरणार्थी थे तो शरण में आ गए भाजपा के में, और मेरे ख्याल से बहुत सही समय पर वो लोग हमारी शरण में आ गए हैं और इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक बहुत अच्छा निर्णय शायद सिंधिया जी ने भी लिया और उनके पूरे समर्थकों ने भी लिया। दूसरी बात, मंत्रिमंडल का विस्तार, जैसे मैंने कहा कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को लेकर के साथ में चलने वाली पार्टी है। वो युवाओं को भी मेरे जाहिर है आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके हिसाब से आपको दोनों चीज़ों का अनुभव है, तो आप बहुत जिम्मेदारी से ये कह भी पा रहे होंगे। हो सकता है आप कह पा रहे हो जिम्मेदारी से। हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसा होनहार युवा आदमी, युवा नेता जो है वो मंत्री भी बने। पिता मंत्री रहे हैं और परिवार के बाकी जो पुरखे हैं उन्हें भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके पास रही हैं। उम्मीद की जाती है आप भी जिम्मेदारी मिलेगी आपको भी। चाहे वो संगठन हो, चाहे हर जगह हो, युवाओं को काफी हद तक तवज्जो दी गई है। इस बार अगर आप देखेंगे तो जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सब नौजवान टीमें इस बार सब जगह लाई गई है। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी सोच है, पार्टी के अंदर एक अच्छी विचारधारा लाई जा रही है कि युवाओं को मौका देना चाहिए। और मैं ये आशा करता हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी अपनी कैबिनेट में युवाओं को मौका देंगे जी। तो इसके बारे में शिवराज जी, लेकिन वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा, क्या लगता है आपको, वो दिन कब आएगा? अब ये तो उनके ऊपर है। चलिए, वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, सभी कहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हाईकमान से मिलेंगे, जिस दिन मिल लेंगे उसी दिन सब चीज़ें तय हो जाएंगी। तो अब अधिकार, विशेषाधिकार, विचार, बहुत तरह की चीज़ें हैं। चलिए, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, विस्तार कैसे होगा। विस्तार को लेकर बहुत तरह की अटकलें हैं, विस्तार को लेकर बहुत तरह की सियासी चर्चाएं हैं। कोई कहता है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार करने को लेकर बहुत ढेर सारा संघर्ष है और अगर विस्तार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं विद्रोह होने की आशंका है। वहीं हाईकमान
जैसे ही हरी झंडी देगा मंत्रिमंडल बन जाएगा, ये भी एक चर्चा आती है। और ये चर्चाएं हैं, और चर्चाओं का क्या, इसलिए कि ये अटकलें हैं, और अटकलें लगाना लगातार जारी रहता है राजनीतिक हलकों में भी और राजनीतिक पंडितों में भी। लेकिन इन सब के बीच चंदा किसने लिया, किसने दिया, किसने दिलाया, किससे दिलाया, और चीन पर इस समय चर्चा बहुत है। चीन कितने अंदर घुसाया, इस पर जब सवाल पूछे गए तो पलटवार कुछ और हुआ, और वार पलटवार ही सियासत है। कोरोना काल में चीन को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं, उसको लेकर भी बहुत सी बातें जारी रहेंगी, और हम भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।